आइए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। नंबर फर्स्ट, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस जी को कहा जाता है। हेरोडोटस जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने लिखी, जो किसे दर्शाती है? इंडिया और फ्रांस के संबंधों को दर्शाती है। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकिड का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन था? सेल्यूकिड का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। इंडिका पुस्तक किसे वर्णित करती है? इंडिका पुस्तक मौर्य युगीन समाज व संस्कृति से रिलेटेड जितना भी है, मौर्य युगीन समाज व उसकी संस्कृति मीन्स रीति रिवाज जो थे उनके, उनको वर्णित करती है। टॉलमी कौन था? दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल बुक लिखी थी। जो टॉलमी जी थे उन्होंने भारत का भूगोल नामक बुक लिखी थी दूसरी शताब्दी में। फाहियान कौन था? फाहियान चीनी लेखक, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था तथा इसने एमपी के समाज व संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मतलब ये एक चीनी लेखक था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और जब यहाँ पर आया तो इसने मध्य प्रदेश के समाज व संस्कृति से रिलेटेड जितना भी था सब में टोटली इन्होंने उसे वर्णित किया था। इसने एमपी की जनता को सुखी व समृद्ध बताया। हेनसोंग कौन था? यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। हेनसोंग बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध है। जो किनके दरबार में आया था? हर्षवर्धन जी के दरबार में आया था शासनकाल में, और यह बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने व बौद्ध ग्रंथों की जानकारी एकत्र करने आया था। इसका जो मेन पर्पस था आने का, वो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना। जो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय वो आज भी बहुत ही फेमस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है हमारी, और वो बौद्ध ग्रंथों की जानकारी को कलेक्ट करने के लिए आया था तथा 15 वर्षों तक ठहरा। 645 ईस्वी में चाइना वापस चला गया। कितना टोटली वो 15 वर्षों तक ठहरा भारत में, और 645 ईस्वी में चाइना वापस चला गया। अब बात आती है इत्सिंग। जो इत्सिंग था वो कौन था? यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। किसमें? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, और इसने अपने वर्णन में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है। जो इत्सिंग था वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया, और इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में जो भारत के जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ थी उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया। अब अरबी लेखक की बात आती है, अल-ब्रूनी। जो अल-ब्रूनी था ये भी बहुत ही प्रसिद्ध थे। यह महमूद गजनवी के साथ भारत में आए तथा इन्होंने अरबी में लिखी हुई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला। ठीक है। मेनली क्या था, जो अल-ब्रूनी जी थे वो महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे। महमूद गजनवी जी गए होंगे बाहर, तो उनके साथ भारत में आए और अरबी में लिखी हुई उसकी कृति, अरबी भाषा में लिखी हुई उसकी कृति किताबुल हिंद व तहकीक ए हिंद भारत की खोज, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? भारत की खोज। उस पुस्तक को आज भी इतिहासकारों के लिए प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। अन्य लेखक तारानाथ थे। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। कौन से? कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी में अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसकी विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मतलब कि जितने भी राइटर्स हैं वो अपने अपने इतिहास के लिए फेमस हैं। जैसे कि हमारे, अब मैंने पहले बताया कि जो हेनसोंग थे वो जब वो आए थे उनका मेन पर्पस क्या था कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय में आकर अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों को समझकर एकत्र कर कर उनकी जानकारी को वापस ले जाना। ठीक है। उसी तरीके से इत्सिंग,
अल्ब्रूनी, तारानाथ, मार्को पोलो, तो ये जितने भी थे ये दूसरे देशों के राजदूत थे, जो हमारे देश में कोई भी खोज करने या कुछ जानकारी लेने तभी उसी पर्पज से आते थे। और फिर जब इनका एम पूरा हो जाता था तो ये अध्ययन करके वापस अपने ही देश में चले जाते थे। उसी तरीके से ये थे। चलिए अब बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र व नाथ से अश्वनी कुमार के नाम किस में मिलते हैं? जो हमारे वैदिक देवता माने जाते थे मित्र, वरुण, इंद्र और नाथ से। इनके 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से मिलते हैं। किससे? बोगाज कोई एशिया माइनर से। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण किस में प्राप्त होते हैं? यवन राजदूत हेलियोडोट के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से। मेनली किससे? बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस में पाया गया है? जो सर्वप्रथम भारतवर्ष है हमारा, उसका जिक्र जो पूरी तरीके से जिक्र है तो वो खुल के हाथी गुम्फा अभिलेख में पाया गया है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। मतलब हमारी जो जितनी भी ये प्रथाएं थी और हमारा भारतवर्ष, तो ये इन सब चीज़ों की जानकारी हमें जो अभिलेख होते थे हमारे, उनसे प्राप्त होती है। एरन अभिलेख जो शासक भानुगुप्त के शासन में था, एरन अभिलेख लिखा गया था, उससे प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से। कौन से? मंदसौर अभिलेख से। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो हमारे अभिलेख हैं उनको स्टडी करना, अध्ययन करना, इपिग्राफी कहलाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो प्राचीनतम सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इन्हीं सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता था? इन्हीं सिक्कों को साहित्य में हमारा कर्षापण कहा जाता था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम सिक्कों के ऊपर लेखन का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले सिक्कों पर जो लेखन का कार्य है, पहले क्या होता था कि प्लेन सिक्के चला करते थे, परंतु धीरे धीरे जैसे विकास होता गया संस्कृति का, तो उसमें लेखन कार्य शुरू हुआ। तो सबसे पहले लेखन कार्य किसने अपने शासन में किसने शुरू करवाई? यवन शासक जो थे हमारे हिस्ट्री में, उन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर लेखन कार्य को प्रारंभ करवाया। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।